चलिए शुरू करते हैं। नई अकाडमी शिक्षा मंत्र पर आपका हार्दिक स्वागत है। डेली रात को 10 बजे आपको प्रैक्टिस सेट आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब 9:59 में अपलोड हो जाएगा वीडियो, आप चाहें तो देख सकते हैं। और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा तो डेली यही कंटिन्यू बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट यूनिक प्रैक्टिस सेट से चलता रहेगा। तो ये एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 के तहत जो है यूनिक सेट है, याद रखिएगा, ठीक है। उसी के तहत मैं लाया हूँ, समझिए 2024 का, ठीक है। आया तो नहीं है 2024 का, 2023 का ही है, लेकिन आपको 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना है, ठीक है। चलिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और एकदम सटीक रूप से, ठीक है। और ये यूनिक प्रैक्टिस सेट है एडुटेरिया का, समझिए एक तरह से, याद रखिएगा। इसका थंबनेल में आप फोटो देख सकते हैं, इसके PDF भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लर्निंग अकाडमी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। चलिएगा, पहला क्वेश्चन, करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाहरी आवाजों को इग्नोर करेंगे, ठीक है। करनाल का युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था? इस ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है मेरे दोस्त, जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा, करनाल का युद्ध अगर आपसे पूछे, डेट पूछे, तब तो मैं डेट बता देता हूँ, है ना। 24 फरवरी, याद रखिएगा, 24 फरवरी याद रखेंगे, फरवरी 1739, ठीक है, 1739। बढ़िया से लिख देता हूँ, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो करनाल का युद्ध कब हुआ था? 24 फरवरी को, याद रखिएगा, 24 फरवरी को हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। 24 फरवरी कब हुआ था? 1739 में हुआ था, ठीक है, 1739 में। तो किसके किसके बीच हुआ था? जो ऑप्शन नंबर बी लगाए वो सही लगाए, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, दूसरा प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगाया गया था? चराई कर लगाया गया था, बताइएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा, बताइएगा, दुधारू जो पशु होते थे पर चराई कर लगाया गया था, बताएंगे। चराई कर, तो याद रखिए, चराई कर लगाने वाला जो दिल्ली सल्तनत का शासक था, इस ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी, वो सही लगाएंगे, याद रखिएगा। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। चराई मतलब पशु का खाना पीना वाला, है ना। चलिएगा, तीसरा प्रश्न है कि आनंद मठ के किस विद्रोह का वर्णन मिलता है? तो आनंद मठ में एक विद्रोह हुआ था, जो कि आनंद मठ लिखा गया है, याद रखिएगा। वो लिखे हैं बंकिम चंद्र जी, लिखे हैं, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। तो बताइएगा, इस ऑप्शन का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे वो सही लगाएंगे, सन्यासी विद्रोह, ठीक है। तो याद रखिएगा, आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन मिलता है? तो सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है, याद रखिएगा। जो कि सन्यासी विद्रोह जो हुआ था लगभग 1770 के दशक में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। और ये बंकिम जी लिखे थे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन लिखे थे? बंकिम जी लिखे थे, याद ध्यान रखिएगा, ठीक है। बंकिम चंद्र जी लिखे थे, याद रखेंगे। चलिएगा, चौथा प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सत्यशोधक समाज की अगर स्थापना पूछे तो बताइएगा। प्रैक्टिस सेट हो रहा है, इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दिया जाएगा मेरे दोस्त। बहुत प्रैक्टिस सेट में मैंने एक्स्ट्रा दिया है, अब नहीं देना चाहता, सिर्फ प्रैक्टिस सेट। स्पेशली बिहार एसएससी के लिए आपको पॉइंट नोट किया जा रहा है, बताएंगे। तो याद रखिएगा, इसका आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी, 1873 में, याद रखिएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले किए थे, याद रखिएगा। कौन किए थे? ज्योतिबा फूले किए थे, याद रखिएगा, ठीक है। फूले नाम है इनका, फूले किए थे। और याद रखिएगा, डेट पूरा पूछे आपसे तो 24 सितंबर बता दिएगा, 1873 बता दिएगा, ठीक है। 24 सितंबर, याद रखिएगा, 24 सितंबर 1873 बता दीजिएगा। चलिएगा, पांचवा प्रश्न है कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? तो कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था, ये बताइएगा। तो कांग्रेस का इतिहास अगर आपसे पूछे, पुस्तक जो लिखने वाले व्यक्ति थे या महिला थी या जो भी नाम है उनका, वो बताइएगा कौन थे। तो याद रखिएगा, पटब्बी सीतारमैया थी, याद रखिएगा, ठीक है। कौन था? तो सीतारमैया ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, ऐसा नाम लगता है ना जैसे लेडीज का है, लेकिन निकलता है पुरुष। छठे प्रश्न, प्रसिद्ध ज्यूरी एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? बताइएगा, ज्यूरी एक्ट आया था, वो बताइए किस वर्ष
किस वर्ष पारित हुआ था? तो इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए याद रखेगा 1826 में आया था, याद रखेंगे ज्यूरी एक्ट। इसमें क्या है ना कि भेदभाव पे हुआ था, याद रखेगा, जिसमें राजा राम मोहन राय इसका विरोध किए थे, याद रखेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा 7वां प्रश्न की बात करें, राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? बताइएगा, राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी, ये बताइएगा। इस ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है, बताएंगे। तो याद रखिएगा, राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि देने वाले ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, जमान शाह ने लगाए थे, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न की अगर बात करें, किसने किसने कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करने और लोगों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना की थी? बताइएगा कौन किए थे राजभक्त सभा की स्थापना, बताइएगा कौन किए थे, बताइएगा। पूरा है भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना। तो इस ऑप्शन के हिसाब से याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे सर सैयद अहमद खां वो सही लगाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, सर सैयद अहमद खां थे, याद रखिएगा। इन्होंने कब किए? तो 1888 में किए थे, याद रखिएगा। 1888 में किए थे, याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। 9वां प्रश्न है, VBI क्वेश्चन है। इनाम कमीशन की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया? बताइएगा, इनाम कमीशन की स्थापना बताइएगा किसके शासनकाल में किया गया? इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है क्या है ऑप्शन का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे लॉर्ड डलहौजी वो सही लगाएंगे, याद रखिएगा। इनाम कमीशन आया था 1852 में, याद रखिएगा। 1852 में आया था, याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलेंगे। 10वां प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? कौन सा ऐसा अधिवेशन हुआ था जो कि पूर्ण स्वराज का मतलब जो है मांग की गई थी, लक्ष्य निर्धारित हुआ था? तो याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज की अगर बात करें तो 1929 में आया था, और 1929 में एक कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जहां जो कि नाम है, बताइएगा इस ऑप्शन के हिसाब से, बताएंगे। 10वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाए वो सही लगाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे सवाल है 11वां प्रश्न, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? बताइएगा कि कौन से ऐसे गवर्नर जनरल है जिन पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया है, ये बताएंगे। तो याद रखिएगा, वो है और कोई नहीं, वारेन हेस्टिंग है, याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग का अगर टाइमिंग पीरियड पूछे तो आप क्या बताइएगा? 788 बताइएगा, से लेकर कितना बताइएगा? 1795 बताइएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 1795 याद रखेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। चलिएगा 12वां प्रश्न है, आईएलओ के प्रथम अधिवेशन 1919 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बताइएगा, आईएलओ के प्रथम अधिवेशन 1919 में हुआ था, याद रखेंगे। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, ये बताइएगा। उनका नाम बताइएगा, इस ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है, बताएंगे। ठीक है, तो बताइएगा मेरे दोस्त। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, याद रखेगा, NM जोशी जी, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलिएगा। 13वां प्रश्न, कुछ बताना ये चाहता हूँ कि कुछ जो बड़े बड़े जो यूट्यूब चैनल हैं, जैसे इंस्टीट्यूट जो एजुकेशन के क्षेत्र में है, ड्यूटेरिया हो गए, या आपके अड्डा हो गया, या आपके खान सर हो गए, तो ये सब सर से थोड़े से कांटेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़े से वीडियो अपलोड करने में नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका आशीर्वाद अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर लग गया तो बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए प्रयास कर रहा हूँ कि वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपने किताब का जो भी बनाते हैं वो मुझे दे दे, पढ़ाने का अवसर दे। ठीक है, आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, और आप सब्सक्राइब और लाइक करते रहेंगे तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो चलिए चलते हैं आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 13वां प्रश्न, चलिएगा 13वां प्रश्न है, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा, ट्रेड यूनियन, बताइएगा भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये बताएंगे। तो वो और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, लाला लाजपत राय थे, याद रखेंगे। और ट्रेड यूनियन की अगर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो 1920 में बने थे लाला लाजपत राय, याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष अगर पूछे तो लाला लाजपत राय, इसकी स्थापना भी हुई थी 1920 में, तो इसी हिसाब से याद रखिएगा 1920 में। ठीक है, याद रखिएगा, गठन भी पूछे तो 1920, प्रथम अध्यक्ष बने थे 1920 में लाला लाजपत राय, मतलब सॉरी लाला लाजपत राय बने थे।
थोड़ा स्पीड बोलने में थोड़ा सा जल्दी गड़बड़ा जाता हूँ, आराम से चलेगा, ठीक है। 40+। सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया है? बताइएगा, सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया है? बताएंगे, उनका नाम बताएंगे। बताइएगा, 14वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, जो लगाएंगे 1922 में, वो सही लगाएंगे, याद रखिएगा। और ये सिविल सेवा जो है भारत के जो व्यक्ति थे सर्वप्रथम, उनका नाम क्या है? सत्येंद्रनाथ, याद रखिएगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर है, याद रखिएगा। क्या नाम है? सत्येंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जो कि सिविल सेवा पास करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखेंगे। इन्हें बाद में हटा दिया गया था कुछ कारण से, याद रखिएगा, ये अंग्रेज हटा दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, 15वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 15वां प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब प्रस्तुत किया गया? बताइएगा, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब प्रस्तुत किया गया, ये जवाब देंगे। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आप जवाब दे दिए होंगे मेरे दोस्त, याद रखिएगा। इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, 4 जुलाई 1947 याद रखेंगे। 4 जुलाई 1947 में ये किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलेंगे आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिएगा, 16वां प्रश्न है, बहुत ही सटीक क्वेश्चन और बहुत ही आने वाला प्रश्न। यहाँ पे ध्यान से, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये एसएससी का सीजीएल का क्वेश्चन में भी पूछा है, एसएससी का एमटीएस के क्वेश्चन में पूछा है, एसएससी के जीडी में पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। अब बताइए, कोई भी ऐसा एसएससी, सिर्फ एसएससी का बता रहा हूँ, ऐसे तो सारे एग्जाम में होते हैं, बीपीएससी में हो गए या आपका कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे होते हैं, ये पूछता है, तो बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे विंस्टन चर्चिल, वो सही लगाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की अगर शुरुआत की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, ये बताइएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें तो हम लोग याद रखिएगा 1942 को याद करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा, विशेष जानकारी बाद में होगी, ठीक है। 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन को निम्नलिखित में से बताइएगा, निम्नलिखित में से किसने उत्तर दिनांकित चेक मतलब कहने का मतलब पोस्ट डेटेड चेक कहकर आलोचना की? आलोचना मतलब कमेंट किए, तो वो कहने वाले व्यक्ति कौन है, ये बताइएगा इस ऑप्शन के हिसाब से। तो वो और कोई नहीं, आपके महात्मा गांधी, हमारे महात्मा गांधी हैं, याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे वो सही लगाएंगे, याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन की अगर बात करें कि भारत में आया कब, मतलब क्रिप्स मिशन बना कब, तो याद रखिएगा 22 मार्च, याद रखेंगे 22 मार्च 1942 को, याद रखिएगा, ठीक है, 22 मार्च 1942 को, याद रखिएगा। चलिएगा, 18वां प्रश्न आप देख रहे हैं, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया था? बताइएगा, मुस्लिम लीग जो है, बताइएगा किस वर्ष जो है मुक्ति दिवस मनाया था, ये बताएंगे। तो मुक्ति दिवस की अगर बात करें तो अपना याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, 1939 में, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि ये 1939 में क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था, ये आपको पता है ना, याद रखेंगे। 19वां प्रश्न, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गोवध मतलब गाय की हत्या निषेध का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कौन से बताइएगा अधिवेशन में किया गया था बकरीद के अवसर पर? बताएंगे तो वो याद रखेगा और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी 1919 के अमृतसर अधिवेशन में हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है, अमृतसर के अधिवेशन में हुआ था, याद रखेंगे। और ये 12वां अधिवेशन था, याद रखेगा, ठीक है, 12वां अधिवेशन था, अमृतसर में हुआ था। इसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो हकीम अजमल खां थे, याद रखिएगा। चलिएगा, 20वां प्रश्न है, थोड़े से ऊपर कर देता हूं, है ना, एडिटोरिया का है, देख रहे हैं। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम में सजाना है, तो आरोही क्रम में सजाना है मेरे दोस्त, तो उससे पहले इन सब का डेट याद रखना आवश्यक है। तो देखिए, अब जो याद है वही करेंगे। तो याद रखिएगा, माउंट बेटन योजना कब आया था? तो आप जानते हैं 1947 में नाम सुने होंगे, माउंट बेटन। उसके बाद कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था, याद रखिएगा। अब वेवेल योजना
बेबल योजना याद नहीं हो सकता है, लेकिन याद कर लीजिए 1945 में आया था, याद रखिएगा। अगर श्री राजगोपालाचारी योजना अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा ये 1944 में आया था। तो अब इसमें आरोही क्रम में सजाना है, तो याद रखिएगा छोटा से बड़ा की ओर सजाना है, ये ध्यान रखना है। तो कैसे रखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ए होगा, क्योंकि 1944 है तो ए होगा। तो ये तो आपका सी और बी तो कट गए, ठीक है। उसके बाद बेबल योजना आएगा, एकदम सही है। तो एक का दो आएगा, यहाँ भी एक और दो है, एकदम सही है। लेकिन माउंट वेटिन योजना यहाँ 47 है और 46 है कैबिनेट मिशन, तो चौथा पहले आएगा। तो चौथा यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये भी कट गया। तो बच्चा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्लियर हो गए, याद रखिएगा। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये ड्यूटेरिया का है, ध्यान रखिएगा। चलेगा। 21वां प्रश्न है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था, बताइएगा। तो मैडम कामा का नाम बहुत आता है, याद रखिएगा। एसएससी का ऐसे फेवरेट है, ऐसे सभी एग्जाम में, ऐसे बीपीएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर के हिसाब से आप दे दिए होंगे ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। तो S2 गार्ड है, याद रखिएगा। मैं आपका इंतजार कमेंट बॉक्स में करूंगा, ये ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा S2 गार्ड में याद रखेंगे ये जर्मनी का हिस्सा है, याद रखिएगा, जर्मनी में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, मैडम कामा ने ध्वज फहराए थे, याद रखिएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए कि जो तिरंगा फहराया जाता है मैडम कामा ने फहराई थी 1907 में, तो जो 1907 में फहराई थी वो कब, तो 22 अगस्त, याद रखिएगा। ठीक है, अगस्त याद रखेंगे, अगस्त 22 अगस्त याद रखिएगा, 22 अगस्त 1907 में। ठीक है, ये आप जान गए, क्लियर। और इसे जानते हैं वर्निंग कमेटी फ्लैग के नाम से भी जाना जाता है, जो ध्वजा फहराई ना उसी को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा 22वां प्रश्न, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ, बताइएगा। बहुत ही आराम से सेट प्रैक्टिस करते हैं मेरे दोस्त, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। ठीक है, बताइएगा निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था। हल प्राप्त हुआ था जो कि हम लोग अपने खेतों की क्या कहते हैं, हल चलाते हैं खेत में, उसी का। बताइएगा हल कहाँ मिला था। तो इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, वनावली में मिला था, याद रखिएगा। ठीक है, वनावली में। वनावली अगर कहाँ है तो हरियाणा। ठीक है, वनावली कहाँ है, हरियाणा में, याद रखिएगा। हरियाणा का फतेहाबाद में जिले में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, लोथल कहाँ, गुजरात में। कालीबंगा कहाँ, गुजरात में। धौलावरी कहाँ, गुजरात, सॉरी मैं भी सूर में क्या बता देता हूँ। ये है जीटी में, गुजरात में, ये भी जीटी का हिस्सा पड़ता है। ये हरियाणा का हिस्सा पड़ता है। और कालीबंगा आरजे राजस्थान का हिस्सा पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा। 23वां प्रश्न है, मगध महाजनपद। ठीक है, मगध महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, बताइएगा। मगध महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, ये बताइएगा मेरे दोस्त। 23 का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा इसका आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में मिलता है, ये ध्यान रखेंगे। किसमें, अथर्ववेद में मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। महाजनपद की अगर बात करें तो महाजनपद 16 महाजनपद है, याद रखिएगा। बिहार में 3 महाजनपद जो है बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा। जिसमें पहला वज्जी है, आप जानते हैं वज्जी का नाम सुने होंगे। दूसरा आप सुने होंगे मगध का नाम सुने हैं, याद रखिएगा। और तीसरा अंग का नाम सुने हैं, याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं, 24वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित महाजनपदों को उनकी स्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें। पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है, याद रखिएगा। पूर्व से चलिए पश्चिम की ओर व्यवस्थित करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, ईस्ट से लेके वेस्ट में करेंगे, तो कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मगध की बात करते हैं। तो मगध नहीं था सबसे पहले, याद रखिएगा। वो था अंग था। क्या मैंने सही बोला, एकदम सही बोला। तो याद रखिएगा सी और ए तो कट गया मेरे दोस्त। अंग के बाद याद रखिएगा जब भी होगा तो मगध होगा, तो ये मगध है, याद रखिएगा। उसके बाद कौशल और मत्स्य होगा, कभी नहीं कौशल और मगध ये मत्स्य होगा। मत्स्य तो अंतिम सही था, लेकिन कौशल और मगध में चेंजिंग करना था, तो मगध और कौशल के बाद। तो ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। बढ़िया से टिक आउट कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाए। चलिएगा आप 25वां प्रश्न का जवाब देंगे। 25वां प्रश्न की अगर बात करें तो भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी, बताइएगा। भारत में जो प्रथम साम्राज्य जो है, साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी।
तो अगर भारत में साम्राज्य की बात हो तो अपने जो है मौर्य को याद करना ना भूलेंगे। तो मौर्य को याद करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है। मौर्य वंश की अगर पूछे शासनकाल तो 137 वर्ष बताइएगा। ठीक है, 37 वर्ष। ठीक है। अगर पूछे कि मौर्य का जो शासनकाल अगर कितना से कितना तक रहा, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल, तो 322 ईसा पूर्व से लेके 298, ठीक है, 298 ईसा पूर्व तक था, याद रखिएगा। अंतिम बात पूछते हैं कि अंतिम वंश कौन है। ठीक है, अंतिम शासक कौन है मौर्य वंश का, तो क्या बताइएगा? बृहदत्त है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलेगा 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न है कि सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त राजा कौन था। तो पहला गुप्त राजा जैसे ही बात हो तो अपने इस ऑप्शन के हिसाब से याद रखिएगा, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, रामगुप्त, ये सब भी ऐसा नहीं कि नहीं चलाया है, सिक्के चलाए हैं, लेकिन सर्वप्रथम लाया कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो लाया है वो सही लाया है, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ जाए चंद्रगुप्त प्रथम जो है, याद रखिएगा, का शासनकाल पूछ दे कि याद रखिएगा, तो उन्हें 319 से लेके 334 ईसा, याद रखिएगा, ईसा पूर्व नहीं, ईसा सिर्फ, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे। और अगर पूछ दे कि इसका उत्तराधिकारी कौन है, तो घटोत्कच होगा, याद रखिएगा। और अगर पूछ दे गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम ही था, याद रखिएगा। चलिएगा 27वां प्रश्न। हर्षवर्धन प्रशासन के संबंध में गलत कथन का चयन करना है, गलत कथन बताना है। तो देखिए, गलत कथन की अगर बात करें ना, तो उसके साम्राज्य में कोई गुलाम नहीं था, ये जान लीजिए। तो ये तो आपका सही है, कोई गुलाम नहीं था। उसकी राजधानी कन्नौज थी, एकदम सही था, इसमें कोई दिक्कत। देखिए, लेकिन इसमें जो आप गलत है, क्योंकि सती प्रथा तो प्रचलित थी ही, सती प्रथा प्रचलित कैसे नहीं हो सकती थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वही गलत है, याद रखिएगा। अब चलिएगा 28वां प्रश्न की अगर बात करें, तो 28वां प्रश्न में आप ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। सूची 1 सूची 2 में बांटा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, सम्मिलित करें तो याद रखिएगा, मेगास्थनीज जो है इंडिका लिखा था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। तो 1 का 4 तो जिसमें है वो सही होगा, मतलब सी और डी तो गलत हो गया, एकदम काट दीजिए। फाइयान की अगर बात करें तो फाइयान जो है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाइयान कब आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। तो देखिए, बी का 3 होगा, तो बी का 3 तो है भाई, लेकिन अब बचा सी और डी में अंतर। तो हेंगशांग हर्षवर्धन, तो याद रखिएगा सी का 2 होगा, तो सी का 2 यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही है, और कोई सही नहीं है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है जो सही है। ठीक है, चलेगा 29वां प्रश्न का जवाब देंगे, बाहरी आवाजों को इग्नोर करेंगे। सिकंदर के द्वारा भारत विजय का अभियान किस वर्ष किया गया था, बताइएगा। सिकंदर के द्वारा जो भारत विजय का अभियान जो है किस वर्ष किया गया था, ये बताइएगा। तो सिकंदर द्वारा जो भारत विजय हुआ था, अभियान चालू हुआ था, वो डेट आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उसका है ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, 326 ईसा पूर्व है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, जो 326 ईसा पूर्व लगाए वो सही लगाए, याद रखिएगा। ठीक है, बाहरी आवाज के कारण इसलिए मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, याद रखिएगा। सूर्य सिद्धांत किसने लिखा है, सूर्य सिद्धांत किसने लिखा है। जो भी मैं पोस्ट किया हूँ कम्युनिटी पोस्ट में, आप देख के बताइए, वो जल्दी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसका किताब मेरे पास आ गया है, उसका प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी फटाफट लाइक करके सब्सक्राइब करके बताए। ठीक है, सूर्य सिद्धांत किसने लिखा है, बताइएगा। तो सूर्य सिद्धांत लिखने वाले और कोई नहीं, आपके ऑप्शन नंबर ए है, आर्यभट्ट हैं, याद रखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। चलेगा 31वां प्रश्न। विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था, बताइएगा। विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था, यह बताइएगा। 31वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो याद रखिएगा 31वां प्रश्न का जवाब 1976 लगा दीजिएगा, वो सही हो जाएगा, याद रखिएगा 1976। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे 32 की अगर बात करें, तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है। थोड़ी सर्दी के कारण आवाज आ रही है, ये ध्यान रखिएगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है, ये बताइएगा। तो जैसे ही परमाणु रिएक्टर की बात हो तो अपने अप्सरा को याद करिएगा। जो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे वो सही लगाएंगे। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे वो सही लगाएंगे।
आगे चलेंगे 33वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, इस ऑप्शन के हिसाब से बताइएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अगर बात करें तो लोग टोटल सदस्य कितने हैं? 187 सदस्य हैं, याद रखिएगा, सदस्य हैं, याद रखिएगा। और 127वां सदस्य जो थे अंतिम, वो कौन आया था? तो याद रखिएगा, उसका नाम आप जानते हैं, टोंगो साम्राज्य था, याद रखिएगा। क्या नाम था? टोंगा साम्राज्य। टोंगा गा है, टोंगा साम्राज्य नाम था, याद रखिएगा। याद रखिएगा, टोंगा साम्राज्य जुड़ा हुआ था, जो कि 2016 में जुड़ा था, याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसके स्थापना अगर पूछ दे श्रम संगठन का तो 1919 में, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जिनेवा में था, याद रखिएगा मुख्यालय, और ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गए, चलेंगे आगे चलेंगे। 34वां प्रश्न की अगर बात करें, 34वां प्रश्न है, उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? देखिए, मैंने एक शॉर्ट वीडियो में समाधि स्थल का वीडियो डाला हूं, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है, ये बताइएगा। तो और किन्हीं का नहीं है। जैसे ही उदय पुरुष की बात हो तो आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं के आर नारायण की बात करते हैं। अगर मेरा शॉर्ट वीडियो नहीं देखते हैं तो देखना चालू कर दीजिए, क्योंकि उसमें यूनिक यूनिक क्वेश्चन दिया जा रहा है दृष्टि बुक से, याद रखिएगा मेरे दोस्त। याद रखेंगे। 35वां प्रश्न की अगर बात करें, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अगर आपसे पूछे तो हम अपने परमवीर चक्र को याद करते हैं। क्या मैंने सही बताया? एकदम सही बताया, याद रखिएगा, परमवीर चक्र को। यह पुरस्कार 1947 में दिया गया था, याद रखिएगा, मतलब दिया जाने लगा था, याद रखिएगा। ठीक है, 1947 से। आगे चलेंगे। 36वां प्रश्न की अगर बात करें, निम्नलिखित राज्यों के याद रखिएगा, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह का समुद्र तट अरब सागर की सीमा को साझा करती है? तो देखिए, अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा नहीं करती है, याद रखिएगा। केरल कर्नाटक करता है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन पश्चिम बंगाल तो नहीं करता है, याद रखिएगा। तमिलनाडु नहीं करेगा, आंध्र प्रदेश नहीं करेगा, लेकिन कर्नाटक करता है। कर्नाटक, केरल और गुजरात, ये जो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। इसे क्लियर करके मैं टिक लगा देता हूँ। तो जो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। ठीक है, तो कर्नाटक, केरल, गुजरात है, ये सही है। और याद रखिएगा, और भी है, गोवा है, याद रखिएगा, गोवा है, चूंकि अरब सागर की सीमा को साझा करता है। मुंबई है, गोवा है, तो मुंबई को तो भूलिएगा मत मेरे दोस्त, मुंबई है, याद रखिएगा। ठीक है, और भी है, जो कि एक है जो कि मुझे थोड़े से दिमाग से उतरा हुआ लग रहा है, याद रखिएगा। नहीं, सही है। ठीक है, बस इतना ही है, गोवा, मुंबई, कर्नाटक, केरल, गुजरात, बस इतना ही है, याद रखिएगा, जो कि अरब सागर के साथ साझा करता है। देखिएगा, 37वां प्रश्न है, केचुआ को, ठीक है, 37वां प्रश्न है, बताइएगा, केचुआओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। तो देखिए, सही कारण को चुनना है ना, तो सबसे अच्छा है कि केचुआ जो है मित्र क्यों है किसान का। तो देखिए, केचुआ मित्र जो होता है, कारण क्या है पढ़ते हैं। केचुआ जो मृत पत्तियों, जो मतलब सूख जाता है या खराब हो जाता है, उसका पत्तियों और पौधों को खाते हैं, तथा इसके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, एकदम सही है, केचुआ के मल से। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है मेरे दोस्त। केचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, ऐसा कुछ है तो सही, लेकिन ये मुख्य सटीक नहीं है, याद रखिएगा। केचुआ खेत की मिट्टी को छिद्र युक्त बनाते हैं जिससे जमीन में जो है हल्की हो जाती है, जमीन हल्की हो जाती है, ये भी सही है। तो 1 2 3 4 ये सही है, याद रखिएगा। 1 3 4 सही है, 1 2 3 नहीं है, याद रखिएगा। तो आपका आंसर का जवाब मिल गया, याद रखिएगा। तो केचुआ द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, याद रखिएगा। 39वां और ये 38वां 39वां थोड़ा सा सेंटेंस दूसरा ऐड हो गया था, इसलिए इसमें इसे हटा दिया हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। 40वां प्रश्न, अक्टूबर 2022 में स्टैटिक जी क्या है? ठीक है, याद रखिएगा, करंट नहीं है, स्टैटिक। अक्टूबर 2022 में डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में के 2 समुद्रीय तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाण प्रदान किया गया? बताइएगा, किसे प्रदान किया गया ये बताएंगे।
बताइएगा। तो इसका आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। ठीक है, इसका आंसर का जवाब लक्षद्वीप देंगे, याद रखिएगा। 41वां प्रश्न का जवाब देते हैं। 41वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर में महाकाल लोक गलियारा परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है? बताइएगा। उसका जवाब दीजिएगा। 41 का आंसर का जवाब जो देंगे ऑप्शन नंबर सी वो सही देंगे, उज्जैन, जो कि एमपी में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि देखिए हर घर गंगा जल योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब देखिए नहीं की अगर बात करें तो इसमें देखिए ना सब कोई सही नहीं है, कोई सटीक ऑप्शन सही नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है होगा, इसमें से कोई नहीं। तो इसका हर घर गंगा जो है योजना है, इसके बारे में स्पेशल अलग वीडियो बना के दे दूंगा, जो कि आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये सटीक क्वेश्चन है, इसे हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि नहीं ऑप्शन में दे रहा था, क्योंकि इसका टाइमिंग डेट सब अलग अलग है। याद रखिए। 43 की अगर बात करें तो ड्रोन के माध्यम से दवाई पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन कहां स्थापित किया गया? तो पहला ड्रोन स्थापित करने वाला वो और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, मेघालय है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन है? तो मेघालय है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 44वां प्रश्न की अगर बात करें, 44वां प्रश्न है नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो देखिए हैदराबाद नहीं करवाए थे, जयपुर नहीं, नागपुर नहीं, ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, बेंगलोर। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, हैदराबाद में है आपका, क्या है? तो स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी, इक्विलिटी है, याद रखिएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो गुजरात में है, याद रखिएगा। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ राजस्थान में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब तो है। चलिएगा 45 की अगर बात करें, टाइम्स मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? याद रखिएगा। स्ट्रेटेजिक को मैंने नोट किया हूँ, याद रखिएगा। बताइएगा, टाइम्स मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? ये ध्यान रखिएगा। तो वो और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए वाल्दिमीर, याद रखिएगा, जेलेक्सी को चुना गया है। एडिटोरिया से अगर मेरा जब जा रहा हूँ कॉन्टेक्ट होता करने जा रहा हूँ, अगर हो जाता है तो याद रखिएगा एडिटोरिया का जितना भी अपडेट आएगा मेरे यूट्यूब पे पहले आएगा, क्योंकि उनसे कांटेक्ट हो जाएगा तो मुझे हेल्प होगी तो मैं एक तरह से मुझे उनकी किताबों का प्रमोशन भी कर देंगे, और उनके किताब का जो भी क्वेश्चन आएगा आपके पास पहुंचा देंगे। तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए, बस इतना कृपा करिएगा कि मैं सक्सेस हो जाऊँ। एडिटोरिया ही नहीं और भी लोगों से जुड़ूंगा जिससे कि मैं पढ़ा सकूँ 3-4 बुक। ठीक है, तो आपकी आवश्यकता है, प्लीज़ सपोर्ट करेंगे, याद रखिएगा। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना केवल पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और पशु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं? ये बताइएगा। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना दोनों में पाया जाता है, पशु हो या पौधे हो, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो है नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। ये पौधों में पाए जाते हैं, पशु में नहीं। चलेगा, जो भी ऑप्शन नंबर से 47 का लगाएंगे वो सही लगाना चाहिए, याद रखिएगा। तो जीन क्या है? तो जीन हमारा जो है जेनेटिक है, आप जानते हैं। तो जीन का एक सटीक बात बताइए। तो जीन का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे वो सही लगाएंगे। डीएनए का एक खंड है जो एक प्रोटीन के लिए कोड करता है, याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिएगा 48वां प्रश्न की ओर चलेंगे। किस प्रकार के कोशिका विभाजन से दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? अब कंटिन्यू आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा, एक दिन एनसीईआरटी चलेगा, एक दिन आपका यूनिक प्रैक्टिस सेट चलेगा, एक दिन आपका एडिटोरिया प्रैक्टिस सेट का वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 चलेगा। तो इसी तरह मैं जल्दी जल्दी पार्टनर बनने जा रहा हूँ। अब आपकी कृपा से मुझे बहुत अच्छा से हो रहा है, सिर्फ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फुल वीडियो को देखकर एग्ज़ाम देने जाएँ। एग्ज़ाम निकलेगा ये मैं जानता हूँ। बताइएगा, इसका आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, इसका आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, माइटोसिस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिएगा 49वां प्रश्न की अगर बात करें, किस वैज्ञानिक ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत का विचार प्रतिपादित किया था? बताइएगा, किस वैज्ञानिक ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत का विचार प्रतिपादित किया था? उनका जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा, उनका जवाब और कुछ नहीं, 49 का जवाब देंगे। बताइएगा, 49 का जवाब देंगे मेरे दोस्त।
तो याद रखिएगा 49 का आंसर का जवाब जिन, याद रखिएगा जिन लैमार्क है नाम इनका, ऐसे याद रखिएगा। ऐसे पूरा नाम क्या है, जिन बैप्टी स्टर, याद रखिएगा स्टर है, याद रखिएगा लैमार्क है। ठीक है, सिर्फ लैमार्क भी दे देगा तो कंफ्यूज नहीं होने का। चलिए रखिएगा, नले रिकॉर्ड भी बिहार एसएससी निकालने का वादा किया है तो करेगा पूरा। थोड़ी आवाज़ भारी हो गई है सर्दी के कारण, याद रखिएगा। थोड़े से साउंड इसलिए आ रहे हैं मेरे दोस्त, बाहरी आवाज़ों के कारण मुझे ज़ोर से बोलना पड़ रहा है, नहीं तो आपको मेरी आवाज़ कम सुनाई देगी, बाहरी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी, इसलिए। ठीक है, तो मैं वापस आ गया हूँ, मैं बैक हो गया हूँ। कंटिन्यू अब आपकी तैयारी, रात को 10 बजे हमेशा मिलेगा प्रैक्टिस सेट, याद रखिएगा। और दिन में एक वीडियो तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी या साइंस का जरूर मिलेगा। 12 बजे या 2 बजे अपलोड होंगे, ये 2 टाइम हमेशा याद रखिएगा। और या करंट अफेयर क्यों ना हो, सब होंगे। करंट अफेयर सिर्फ एसपीडी का होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और शॉर्ट वीडियो आपको जीके ट्रिक के हिसाब से आपको मिलता रहेगा। ठीक है, इतना अपडेट बताना जरूरी था। 50वां प्रश्न की बात करें, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र होता है। तो कड़वाहट महसूस करते हैं वो कौन सा भाग होता है, तो याद रखिएगा इस ऑप्शन के हिसाब से मध्य भाग नहीं होता है, पिछला भाग होता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे वो सही लगाएंगे, याद रखिएगा। चलिएगा 51 की अगर बात करें, 51 में है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य मतलब स्वस्थ व्यक्ति, बताइएगा मनुष्य में रक्त का कुल मात्रा होता है। तो कुल मात्रा कितना होगा, कितना लीटर होगा हमारे शरीर में, हम स्वस्थ हैं तो कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 5 से 6 लीटर होगा, ये ध्यान रखिएगा। जो ऑप्शन नंबर ए लगाए वो सही लगाए, याद रखिएगा। महिला सेक्स हार्मोन्स की अगर बात करें तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है क्या होगा, बताइएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा ये बताइएगा मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा महिला सेक्स हार्मोन्स की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा एस्ट्रोजन होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए जो लगाए वो सही लगाए। चलिएगा 53 की बात करें तो 53 में बहुत ही सटीक सवाल है। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड और कॉलरा किस कारण फैलता है, ये बताइएगा। क्या होता है, वायु से संबंधित है, संक्रमण रोग से संबंधित है, या जल से है। तो जैसे टाइफाइड और कॉलरा की बात हो तो जल को याद कर लेंगे, जल जन्य रोग है, याद रखिएगा। चलेंगे आगे। कैसा लग रहा है ये वीडियो सेशन, बताइएगा मेरे दोस्त। आपके लिए स्पेशली जोश और एनर्जी के साथ आया हूँ, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। तो एडिटोरिया हो या खान सर की कृपा बरस जाए बुक का, तो बस उनका थोड़ा सा सहायता मिलेगा, बस आपकी मदद से। आपका आशीर्वाद रहा तो ज़रूर हो जाएगा, और हो गया तो जो भी क्वेश्चन का पेपर आएगा सबसे पहले अपडेट मेरे यूट्यूब चैनल से मिलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। देखिएगा 54 की अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से आप बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं। उसका नाम ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, याद रखिएगा फाशोलिपिडस, याद रखिएगा फाशोलिपिडस, याद रखिएगा, याद रखिएगा मेरे दोस्त। जो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे वो सही लगाएंगे, याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलेंगे। यहाँ पे देखिए 55 का क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। एशियाई प्रणाली में मूल इकाई जो होता है, फंडामेंटल यूनिट जो होता है, और व्युत्पन्न इकाई जो होता है, ड्राइव्ड यूनिट जो होता है, के बीच का अंतर क्या होता है, ये बताना है। तो बीच का अंतर अगर आपको लगाना है तो बिना सोचे समझे लगा दीजिए। क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि देखिए मूलर इकाई माप की मूलभूत इकाई होता है, याद रखिएगा, जबकि व्युत्पन्न इकाई मूलभूत इकाइयों के संयोजन है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा 55 में है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग अगर आपसे पूछे तो ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा इस ऑप्शन के, ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, बी लगाइएगा, डी लगाइएगा, सी लगाइएगा, बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। 3 × 10⁸ ms-1 होगा, याद रखिएगा। सिर्फ सेट प्रैक्टिस दे रहे हैं, ये ध्यान रखते हुए आपको सेट करना है, फास्ट करना है। चलिएगा 57 की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक स्थिर वेग के साथ गति में जारी रहेगी, याद रखिए जारी रहेगी, जब तक कि असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जा सकता है। तो ये बताइएगा किसका आंसर का जवाब है, दूसरा का बताइएगा, तीसरा का, या याद रखिएगा। मान लीजिए इसको ऑप्शन को हटा देता हूँ, ठीक है, इस नियम को हटा देता हूं, तो बताइएगा इसमें कौन सा नियम होगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे वो सही लगाएंगे।
ठीक है, इसका आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का पहला नियम होगा। भारी आवाज़ आता है तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है मेरे दोस्त, सॉरी। वो गुस्सा गाड़ी पे नहीं आती, वो गाड़ी का साउंड है, कवर हो जाता है। मेरे पास उतना अभी फैसिलिटी नहीं है, हो जाएगी तो ज़रूर कर देंगे, चलिएगा, सॉरी। चलते हैं आगे। 58 की अगर बात करें, 58 की बात करें तो घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताएंगे। ठीक है, बताइएगा, क्योंकि अभी रुक गया ना तो फिर बढ़िया से नहीं हो पाएगा। बताइएगा, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो कथन सत्य की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, घर्षण सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलेगा। 59 की अगर बात करें तो 59 में देखिएगा मेरे दोस्त, किस बंद पात्र में गैस है तो गैस में तापमान और दाब के बीच का क्या संबंध होगा, ये बताइएगा। टेम्परेचर और प्रेशर के बीच का क्या अंतर होगा या क्या संबंध होगा, ये बताना है। संबंध बताना है, अंतर नहीं बताना है, बताइएगा। तो कुछ नहीं मेरे दोस्त, इसका आंसर का जवाब आप अच्छे से जानते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है दाब भी बढ़ेगा ही, ये आप भी जानते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए लगाए वो सही लगाए। 60 क्वेश्चन की बात करें तो दृश्य प्रकाश, विजुअल लाइट जो होते हैं कि किस रंग का तरंगधर सबसे कम होता है, तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा पूछता तो लाल को टिक लगाते, लेकिन सबसे कम है तो बैगनी को लगा देंगे और आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। चलिएगा, 61 की अगर बात करें, 61 के किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि मतलब साउंड को कैसे प्रभावित करती है। मतलब आकार मतलब शेप को, याद रखिएगा, उत्पन्न ध्वनि मतलब साउंड को कैसे प्रभावित करता है, बताइएगा। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको पढ़ने में तो वक्त लगेगा, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं देना है, तो क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी लगा दीजिएगा। किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति का आयाम को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी लगाए वो सही लगाए। चलिएगा, 62 की अगर बात करें तो 62 में है कि जब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो ऊष्मा गतिकी का कौन सा नियम लागू होता है, इस ऑप्शन के हिसाब से बताइएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या होगा। तो इसका आंसर का जवाब याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, पहला होगा, ऊष्मागतिकी का पहला नियम होगा, याद रखिएगा। चलेंगे आगे। आयोडीकृत लवण में रहता है, मतलब आयोडीन जो लवण होता है, याद रखिएगा, नमक जो होता है, बताइएगा, कृत में रहता है, क्या रहता है। तो इसका आंसर का जवाब आप दे रहे होंगे बिना सोचे, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, इसका जवाब दीजिएगा। तो पोटाशियम आयोडाइड होता है, याद रखिएगा, पोटाशियम आयोडाइड होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो सोडियम आयोडाइड रहता है, याद रखिएगा, आदि का प्रयोग भी किया जाता है। तो सोडियम आयोडाइड तो है नहीं, तो आपको पोटाशियम आयोडाइड लगा देना है। चलेगा, 64 की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कण उदासीन प्राकृत का होता है। तो उदासीन कहने का मतलब तो ये तो माइनस प्लस की बात हो जाती है अगर देखा जाए, लेकिन आपका यही जो है उदासीन होता है न्यूट्रॉन। तो केवल आपका 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा 64 का। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा, उदासीन होता है। इसमें कथन सत्य बताना था। ठीक है, एक पॉजिटिव निगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो आप छाड़ सकते थे। चलिएगा, यहाँ पे देखिए 65, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु बताइएगा मेरे दोस्त, साइंस का मैं तो पढ़ा चुका हूँ, समझिए, रिपीट कर दूंगा एक बार, बताइएगा सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। तो क्रियाशील धातु की अगर बात करें ना, क्रियाशील धातु की अगर बात करें हम लोग, तो क्या याद रखिएगा, बताइएगा। तो पोटाशियम को याद रखिएगा, तो हम याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, वो ही सही है। चलिएगा, यहाँ पे देखिए 66 की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से कौन सा रूप जो है एंटी पार्टिकल होता है, बताइएगा। एंटी पार्टिकल होता है कौन सा, बताइएगा। तो और कोई नहीं, पॉजिट्रॉन होता है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिएगा मेरा दोस्त, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही सटीक सवाल है। रेडियो एक्टिव 67, रेडियो एक्टिव तत्व से बाहर निकलने वाले बीटा किरणें की प्राकृतिक होती है, तो कैसी प्राकृतिक होती है ये बताइएगा। तो देखिए, अनावेशित होती है, उदासीन होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 68 की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम
जो है कैल्शियम का अयस्क है या कैल्शियम जो धातु है उसका अयस्क है, उस अयस्क का नाम बताएंगे। तो उस अयस्क का नाम अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा फ्लोरा स्पर्श होता है। याद रखिएगा क्या बताइएगा, फ्लोरा स्पर्श होता है, ये ध्यान रखेंगे। 69 की अगर बात करें सिरका में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, तो सिरका में अगर आपसे पूछ दे तो सिरका को याद करेंगे एसिटिक अम्ल से, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, 70 प्रश्न है, वायु में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो सबसे ज्यादा मात्रा याद रखिएगा नाइट्रोजन का होता है जो कि 78% होता है। 71 की अगर बात करें निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो याद रखिएगा अनुच्छेद 280 है, वो सही है। चलिएगा 72 निम्नलिखित में से संथाली डोगरी मैथिली तथा बोडो को किस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, बताइएगा। तो इस ऑप्शन के हिसाब से याद रखिएगा मेरे दोस्त कि सिर्फ मात्र ये जो 92वां संविधान संशोधन 2003 है इसी के तहत जोड़ा गया है। तो केवल जो है यहाँ पे केवल एक नहीं केवल दो होगा, याद रखिएगा। जो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 72 का वो सही लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 72 का बी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिएगा 73 की अगर बात करें तो याद रखिएगा किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार का स्वतः निलंबन हो जाता है। तो स्वतः निलंबन हो जाता है किस आर्टिकल के तहत, ये बताइएगा जब आपातकाल लगा हुआ है भारत में। बताएंगे क्या लगेगा, इसका आंसर का जवाब दीजिए मेरे दोस्त जल्दी फटाफट। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद यहाँ पे देखिए अनुच्छेद याद रखिएगा अनुच्छेद 358 है, याद रखिएगा। ठीक है, 58 है मतलब 358 है, याद रखिएगा। चलेंगे आगे। चलेगा 74 की बात करेंगे। मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर इसकी सुनवाई करने की शक्ति किससे प्राप्त है, बताइएगा। मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर होने पर जो है इसकी सुनवाई कहाँ होती है, तो आप जानते हैं ना राष्ट्रपति कर सकते हैं ना प्रधानमंत्री ना सर्वोच्च न्यायालय। हाँ कर सकता है, तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों कर सकता है, याद रखिएगा। सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर सकता। चलेगा 75 की अगर बात करें निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं। तो याद रखिएगा इसमें से तो अलग अलग बात है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो राज्यपाल तो नियुक्त कर सकता है लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 76 की अगर बात करें मेरे दोस्त 76 की अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है, तो संयुक्त बैठक देखिए जैसे राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक की बात हो तो राष्ट्रपति की बात करेंगे, अगर सिर्फ राज्यसभा की बात हो तो याद रखिएगा मेरे दोस्त ये सिर्फ उपराष्ट्रपति करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, 77 की अगर बात करें तो 77 में पंचायती राज व्यवस्था को लाने का मूल उद्देश्य क्या था, वीवीआई क्वेश्चन है। तो मूल उद्देश्य यही है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करना ही, जो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 78 की अगर बात करें तो याद रखिएगा 92 में संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के दौरान, याद रखिएगा जो आप पढ़े थे दौरान कहिए या 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई है, तो याद रखिए मैथिली संथाली या डोगरी, लेकिन नेपाली नहीं जोड़ी गई है, याद रखिएगा। बस यही था, अभी जस्ट ऊपर पढ़े हैं। चलेगा 79 का निम्नलिखित में से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, ये बताइएगा। उनका नाम बताइएगा, उनका नाम और अंतिम नाम है, याद रखिएगा। तो वो है ऑप्शन नंबर डी पीवी नरसिम्हा राव थे, याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद जय भारत मेरे दोस्त। कैसा लगा ये सेशन ये बताइएगा। कहीं कहीं वीडियो में स्पीड कहीं स्लो बोला हूँ, इसलिए क्योंकि बाहरी आवाज़ों से ज़्यादा मेरी आवाज़ सुनाई दे आपको, इसलिए क्योंकि मेरे पास जितनी सुविधाएं हैं बस उतनी ही सुविधा में उपलब्ध करवाता हूँ। वैसा आपका साथ रहा, नलिन अकाडमी का सपोर्ट रहा और बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से कॉन्टेक्ट करके आपके लिए बुक का उपलब्ध करवाने जा रहा हूँ। बस आपका साथ और सहारा मिला रहे मेरे दोस्त। जय हिंद जय भारत।